हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में कल हमने ब्रीफली देखा था कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर। आज हम लोग देखेंगे उन सारी प्रोटीन्स को वापस से ब्रीफली रिवाइज करेंगे, देन रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें इनिशिएटर प्रोटीन कौन सी वर्क कर रही थी, कल हमने देखा था ये सारा। हेलिकेज प्रोटीन हेलिकेज लोडर की तरह कौन वर्क कर रहा था, प्राइमेज क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये सारा हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। ओके। देन डीएनए पॉलीमरेजेस, इन सारे डीएनए पॉलीमरेजेस का क्या क्या फंक्शन था, इन सब के बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे इन किस तरह से ये रिप्लिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और इसका कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं इन सारे जो नोट्स हैं उनका पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके। देन ये है डीएनए पॉलीमरेजेस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने देखा था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। तो मैंने इनको अलग से इसलिए रखा है क्योंकि ये सारे इन्वॉल्व होते हैं रिपेयर मैकेनिज्म में। और जो मेन डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर वो होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो मेन रिप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज है। देन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को एक कॉर्नबर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टिबिलिन नाम के प्रोटीएज से इसको डाइजेस्ट किया और इसको डाइजेस्ट करके टू सब यूनिट में डिवाइड किया। एक थी स्मॉल सब यूनिट और एक थी लार्ज सब यूनिट। तो स्मॉल सब यूनिट के अंदर इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चली गई। और लार्ज सब यूनिट के अंदर इसमें जो लार्ज सब यूनिट होता है उसको क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट भी बोला जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट किसको बोलते हैं। ओके। और क्लीनो फ्रेगमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। ओके। ये काफी अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और गैप फिलिंग का वर्क करता है। ओके। ये वाला बार के में आया हुआ है ये क्वेश्चन की प्रोकैरियोट्स के अंदर गैप फिलिंग की तरह कौन गैप फिलिंग का वर्क कौन कर रहा था, तो वो कौन है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ओके। इसके अंदर काफी सारी एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है लाइक 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी जो गैप फिलिंग वाली प्रॉपर्टी है। देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी प्रेजेंट है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है। तो मेजर इसका जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राइमर रिमूवल। प्राइमर को रिमूव करता है ये। ओके। देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो मेजर रिप्लिकेज है वो क्या करता है, उसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट है। और इसकी जो प्रोसेसिविटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है एज कंपेरिजन टू डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसी वजह से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या है, मेजर रिप्लिकेज एंजाइम। इसमें 50,000 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है पर बाइंडिंग इवेंट्स। ओके। और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। ओके। तो देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये एक सेकंड के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज कर सकता है। और इसकी अलग अलग सब यूनिट्स प्रेजेंट रहती हैं। समथिंग 10 सब यूनिट्स इसमें प्रेजेंट रहती है, जिसमें मेन होती है अल्फा सब यूनिट जो कोर सब यूनिट है। उसके बाद बीटा क्लैंप जो डीएनए पॉलीमरेज को लोड करवाने का काम करेगा डीएनए पे, जिसको बोलते हैं बीटा क्लैंप। ओके। स्लाइडिंग क्लैंप है ये। क्लैंप का क्या फंक्शन होता है, लाइक हम किसी रस्सी से अगर रस्सी से जा रहे हैं तो रस्सी को अगर हाथों से पकड़ के जाएंगे तो वहां पर ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर कोई वहां पे एक हुक प्रेजेंट है तो उस हुक को अगर पकड़ के जा रहे हैं तो वहां पे कम टाइम लगेगा। उसी तरह से वर्क करता है बीटा क्लैंप। ओके। तो डीएनए पॉलीमरेज उस हुक के साथ में पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी शो करता है। ओके। देन गामा कॉम्प्लेक्स जो क्लैंप का लोडर है, क्लैंप जो बीटा क्लैंप होगा उसको लोड करने का काम करेगा गामा कॉम्प्लेक्स। और इसमें क्या है, इसको सारी सब यूनिट को मिला के इसको क्या बोला जाता है, होल स्ट्रक्चर को होलो एंजाइम। ओके। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की सारी सब यूनिट को मिला के बोला जाएगा होलो एंजाइम। और ये सारे रिपेयर सिस्टम में काम वर्क करेंगे।
नेक्स्ट है यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। तो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस में हमने देखा था अल्फा होता है जो प्राइमेज की तरह वर्क करेगा। इसकी भी टू सब यूनिट होती हैं, टू सब यूनिट जो प्राइमर का सिंथेसिस करवाती हैं। ओके। और इसका इसकी अलग वाली जो टू सब यूनिट होती है उसका क्या फंक्शन होता है, एबिलिटी ऑफ सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस। तो ये डीएनए को भी सिंथेसाइज करवा सकते हैं और आरएनए का सिंथेसिस भी कर सकती है। ओके। और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसमें एब्सेंट होती है और इसकी प्रोसेसिविटी लो होती है। इसी वजह से अल्फा को नहीं रखा जाता है एज ए मेजर रिप्लिकेटिव एंजाइम। ओके। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज बीटा के बारे में देखा था, बेस एक्सक्रीशन रिपेयर में। गामा क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस एंड रिपेयर में वर्क करेगा। एप्सिलॉन हमें पता है लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करवाएगा और डेल्टा क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करवाता है। और पीसीएनए रिंग क्या है, इसमें बीटा क्लैंप की तरह वर्क करेगा। ये प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन जो स्लाइडिंग क्लैंप की तरह वर्क करता है। लाइक प्रोकैरियोट्स के अंदर जो बीटा क्लैंप वर्क कर रहा था उसी तरह से पीसीएनए किसमें करेगा, यूकैरियोट्स के अंदर। और आरएफसी क्या है, इसमें क्लैंप लोडर है। जो काम प्रोकैरियोट्स के अंदर गामा कॉम्प्लेक्स कर रहा था वही यहाँ पे कौन करेगा, आरएफसी, रिप्लिकेशन फैक्टर सी। ओके। देन डीएनए पॉलीमरेज अल्फा रिप्लेस्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड डेल्टा। जब रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले प्राइमर का सिंथेसिस करवाता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। उसके बाद थोड़ा सा जो डीएनए का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें डीएनए को सिंथेसिस करने की एबिलिटी भी प्रेजेंट रहती है, तो स्मॉल फ्रेगमेंट डीएनए का भी सिंथेसिस करवाएगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। देन उसके बाद एक एक्टिविटी होती है जिसको बोला जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग एक्टिविटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पॉलीमरेज स्विचिंग क्या होता है, जब डीएनए पॉलीमरेज अल्फा थोड़ा सा फ्रेगमेंट सिंथेसाइज करवाएगा डीएनए का, देन उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इस रिप्लेसमेंट को बोला जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग एक्टिविटी। ओके। देन अदर डीएनए पॉलीमरेजेस, काफी सारे डीएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, जिसमें से वाई फैमिली के जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं लाइक थीटा, लेम्डा, कप्पा और नीटा, ये सारे क्या किस में वर्क करते हैं, डीएनए रिपेयर सिस्टम में। ओके। उसके बाद प्राइमर रिमूवल कौन करवाता है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करवाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में प्राइमर का रिमूवल करवाते हैं आरएनएज एच और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट। और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट के बारे में मैंने बताया था, ये रिमूव करता है डीएनए आरएनए हाइब्रिड को। तो लास्ट में जो डीएनए और आरएनए के बीच में जॉइंट होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, उसको रिमूव करता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। और आरएनए सिर्फ रिमूव करता है, रिमूव ओनली आरएनए, आरएनए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके। देन गैप फिलिंग, गैप की फिलिंग कौन करवाएगा, जब उसमें प्राइमर को रिमूव करेंगे उसके बाद जो निक बच जाता है, उसमें गैप बच जाता है, उसको गैप को फिल करने का काम करेगा प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। उसके बाद गैप की सीलिंग कौन करवाएगा, जो निक बचता है उस निक की सीलिंग करवाता है डीएनए लाइगेज दोनों के अंदर। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए लाइगेज होता है उसमें एनएडी प्लस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यूकैरियोट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। और इसकी जो मेजर एक्टिविटी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, लेगिंग स्ट्रैंड पे, बिकॉज वहाँ पे काफी सारे प्राइमर को रिमूव करना है, काफी सारे वहाँ पे निक्स फॉर्म होंगे क्योंकि वहाँ स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद तो डीएनए टोपोआइसोमेरेज, जिसको प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज बोला जाता है और यूकैरियोट्स में इसको टोपोआइसोमेरेज ही बोलेंगे। तो इसमें टू टाइप के टोपोआइसोमेरेज होते हैं, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या करवाता है, कन्वर्ट रिलैक्स्ड फॉर्म टू नेगेटिव सुपरकोइलिंग। जो डीएनए रिलैक्स्ड फॉर्म है उसको नेगेटिव सुपरकोइलिंग करवाएगा। नेगेटिव सुपरकोइलिंग मींस उसकी अनवाइंडिंग करवाएगा, और जैसे ही अनवाइंडिंग होगी तभी रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और टोपोआइसोमेरेज सेकंड जो होता है वो क्या करवाता है, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग से नेगेटिव सुपर कोइलिंग करवाता है। लाइक पॉजिटिव के बाद रिलैक्स्ड फॉर्म में आएगा, फिर उसके बाद वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा। ओके। और जो टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट होता है उसको कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो सिंगल स्टैंडर्ड कट लगाता है। जैसे ये सुपर कोइलिंग हो रही है यहाँ पे, तो इसकी सिंगल स्टैंड पे कट लगाएगा टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट। लेकिन टोपोआइसोमेरेज सेकंड क्या है, दोनों जो डबल स्टैंडर्ड होती है उस पर कट लगाता है और वापस से उनको रीजॉइनिंग करवाता है। ओके। तो जैसे सुपर कोइलिंग हो रही है वहां से उधर से कट लगा के वापस से इधर लाके ऐड कर देगा, तो वो जो ट्विस्टिंग हो रही थी वो वहां पे रिलीज हो जाएगी। ओके। और टोपोइसोमेरेज सेकंड जो होता है उसके लिए इसको रिक्वायरमेंट होती है 2 एटीपी की। तो ये भी चीजें याद रखने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्लिकेशन इज द
सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर लाइक हम लोग देखें तो ये रेप्लिकेशन आई का फॉर्मेशन हुआ, रेप्लिकेशन बबल, क्योंकि जैसे ही डीएनए ओपन अप हुआ है यहाँ पे, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और ये कौन सी हमारी लीडिंग स्ट्रैंड है, इधर भी लीडिंग स्ट्रैंड है, और ये क्या है, लेगिंग स्ट्रैंड, जहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर्म होते हैं उसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस, और जहाँ पे कंटिन्यूअस मैनर में इस तरह से ये रिप्लिकेशन हो रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस। और जब एक वन रिप्लिकेशन बबल बनता है, वन रिप्लिकेशन आई का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे रिप्लिकेशन फोक कितनी बनती है, टू रिप्लिकेशन फोक बनती है, इस तरह से, एक ये और एक ये वाली, ओके। क्योंकि रिप्लिकेशन क्या है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। देन अब रिप्लिकेशन होता किस तरह से है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो इनिशिएटर प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेगी, एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसमें 9 बार सीक्वेंस होती है और एक 13 बार सीक्वेंस होती है, उसके बीच में कुछ पेलिएंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, GATC, जिसका एडिनिन जो होता है वो मिथाइलेटेड फॉर्म में होता है, ओके। ये पेरेंट स्ट्रैंड है और इसमें दोनों स्ट्रैंड पे मिथाइलेशन हो रखा है, और मिथाइलेशन कौन करवाता है, डीएनए एडिनिन मिथाइल ट्रांसफेरेज, डेम मिथाइल ट्रांसफेरेज, ओके। तो जैसे ही, और इस मिथाइलेशन का क्या फंक्शन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, गेट में पूछा जाता है, बैट में पूछा जाता है, CSI नेट में भी इसमें से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जो मिथाइलेशन होता है इसका मेन, ये मिथाइलेशन क्यों किया जाता है, मेन फंक्शन क्या है मिथाइलेशन का। तो इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि बैक्टीरियल सेल में काफी सारे एंडोन्यूक्लियसेस प्रेजेंट रहते हैं, और वो एंडोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं, सेल्फ डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं इस मिथाइलेशन की वजह से। मिथाइल ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट है उसको एक रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमारा सेल्फ डीएनए है, और जो वायरस के या अदर जीनोम जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है, अदर जो डीएनए मटेरियल अगर इनकॉर्पोरेट हो गया बैक्टीरियल सेल में, तो उसको एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटीज से उसको किल करेंगे और सेल्फ डीएनए को रिकॉग्नाइज करेंगे मिथाइलेटेड फॉर्म में, ओके। उसके बाद जब इनिशिएटर प्रोटीन आएगी डीएनए ए, तो वो बाइंड होगी कहाँ पे, 9 बार सीक्वेंस पे, और ओपन अप किसको करेगी, 13 बार सीक्वेंस को, ओके। ये चीज याद रखना। उसके बाद ये रिकॉग्नाइज करती है इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, और एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करवाती है, ओके। जब डीएनए ए जो होती है वो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करवाती है, तो उसको एडीपी में कन्वर्ट करने का काम करती है एक एचडीए प्रोटीन, जो क्या है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। उसके बाद डीएनए बी एंड डीएनए सी आएगा, जो क्या है, हेलिकेज है, तो हेलिकेज की लोडिंग हो जाएगी, और हेलिकेज भी क्या करता है, एटीपी का यूज करता है, ओके। तो ये रिप्लिकेशन बबल फॉर्म हो गया। उसके बाद डीएनए सी और डीएनए ए जो एडीपी के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ओके। जो इनिशिएटर प्रोटीन थी और हेलिकेज लोडर था, वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और हेलिकेज क्या करने लग जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने लग जाएगा, अनवाइंडिंग करवाएगा डीएनए की, ओके। उसके बाद प्राइमेज भी आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो क्या है, सॉरी, इसमें प्राइमेज की तरह वर्क कौन कर रहा था, डीएनए जी प्रोटीन, ओके। तो वो आके क्या करेंगे, प्राइमर का सिंथेसिस करवाएंगे, और प्राइमर का जैसे सिंथेसिस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, और फिर इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, इनिशिएशन। क्योंकि रिप्लिकेशन प्रोसेस 3 स्टेप में डिवाइड होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। और सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगी सिंगल स्टैंड पे, ताकि वापस से रीबाइंडिंग नहीं हो जाए। और सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग जो प्रोटीन होती है उसके अंदर कुछ कोऑपरेटिविटी प्रेजेंट रहती है, लाइक एक प्रोटीन यहाँ के बाइंड होगी तो दूसरी को भी क्या करेगी, कोऑपरेट करेगी, सारी यहाँ पे जल्दी जल्दी से बाइंड हो जाएगी, ओके। उसके बाद जो डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये इनिबिटेड रहता है सेक ए प्रोटीन से। सीक्वेंस ए प्रोटीन जो होती है वो जब तक प्री रिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो जाता तब तक ये क्या होगा, डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज इनिबिट रहेगा। तो इसके इनिबिशन का क्या रोल है, क्योंकि जब तक इसमें प्री रिप्लिकेशन फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा, जब तक वहाँ पे एरर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, तब तक वहाँ पे मिथाइलेशन नहीं होगा डॉटर स्ट्रैंड का। जैसे ही न्यूली डॉटर स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हुई है उसको, उस पर मिथाइलेशन नहीं होगा जब तक कि प्री रिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाए, ओके। और तो उसमें कुछ एरर भी होगा तो उसको एंडोन्यूक्लियस वापस से कट कर सकते हैं,
ओके। और अगर म्यूटेशन हो जाए डेम मिथाइल ट्रांसफेरेज में तो मिथाइलेशन भी नहीं होगा और सेल्फ डीएनए को का भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बिकॉज उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे एंडोन्यूक्लियसेस। देन जब तक प्री रिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनता है तब तक क्या होता है, हेमी मिथाइलेटेड फॉर्म में रहता है, क्योंकि उसकी जो A1 पेरेंट स्ट्रैंड है वो तो मिथाइलेटेड फॉर्म में रहेगी, लेकिन जो न्यूली डॉटर स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हुई है वो अनमिथाइलेटेड फॉर्म में रहेगी, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, हेमी मिथाइलेटेड फॉर्म। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, हेमी मिथाइलेटेड, ये तो फुली मिथाइलेटेड फॉर्म में है, लेकिन उसमें पहले क्या हो रहा था, इधर मिथाइलेशन नहीं हो रखा था, जिससे इसलिए उसको क्या बोला जाता था, हेमी मिथाइलेटेड फॉर्म। जब से के डिसोशिएटेड हो जाएगी यहाँ पे तो डेम मिथाइल ट्रांसफरेज एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद डॉटर स्ट्रैंड पे भी मिथाइलेशन करवा दिया जाएगा। ओके, तो ये क्या है, फुली मिथाइलेटेड डीएनए फॉर्म हो गया। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, जो क्या करेगा, प्राइमर का रिमूवल करवाएगा, गैप की फिलिंग करेगा, और डीएनए लाइगेज क्या है, गैप सीलिंग करवाएगा। ओके, यहाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट के पास में। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर एक स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट रहती है। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो उसकी सेल साइकिल की सी फेज में होता है। ओके, और सी फेज जो होती है उसके बाद उसकी जो फेज आती है वो होती है डी फेज। तो डी फेज और सी फेज क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। दोनों फेज की ओवरलैपिंग की वजह से वहां पे क्या होता है, रेप्लिकेशन, वो जो सेल डिवाइड हो रही थी वो काफी कम टाइम में, हाफ टाइम में ही डिवाइड हो जाती है। ओके, उसके बाद एक और स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट रहती है, इसमें मल्टीपल राउंड ऑफ रिप्लिकेशन प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि जब तक ये एक रिप्लिकेशन फिनिश नहीं होगा उससे पहले ही दूसरा रिप्लिकेशन इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ओके, और उसके बाद टर्मिनेशन कहाँ पे होगा, एक स्पेसिफिक साइट पे जिसको बोला जाता है टर्स साइट। ओके, और टर्स साइट पे कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड होते हैं जिनको बोला जाता है टस प्रोटीन, टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सीक्वेंस प्रोटीन। तो ये टच सीक्वेंस इसको रिकॉग्नाइज करेगी और फिर यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। तो टर्मिनेशन के बाद में इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि टू सेल दो, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो गया। उसके बाद इस तरह से जो फॉर्म होती है उसको क्या बोला जाता है, कैटेनेटेड फॉर्म। कल मैंने बताया था कैटेनेटेड फॉर्म क्या होती है, इस तरह की कैटेनेटेड कंडीशन आएगी जिसको डीकेटेनेशन का काम कौन करता है, टोपोआइसोमेरेज। ओके, तो डीएनए गायरेज यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक करेगा और उसके बाद ये वाला डीएनए इधर आ जाएगा सेल में और सेल का डिवीजन होगा, बाइनरी फिजन होगा। और बाइनरी फिजन के लिए जो प्रोटीन वर्क करती है वो होती है FTSZ प्रोटीन, जो होमोलोगस होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की तरह से, लेकिन एनालोगस होती है एक्टिन जैसे। जो यूकेरियोट्स के अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है वो सेल फरो का फॉर्मेशन करती है और सेल को डिवाइड करने का काम करती है। उसी तरह से FTSZ भी एनालोगस तो है एक्टिन की तरह वर्क करते हैं, लेकिन ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की होमोलोगस स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये है पूरा प्रोसेस डीएनए रिप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर। उसके बाद देखते हैं यूकैरियोट का डीएनए रिप्लिकेशन। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है वो मल्टीपल प्रेजेंट रहता है, काफी सारे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं कुछ, और ये ए रहेगा, B1 और B2 इस तरह की कोई सीक्वेंस रहती है, और ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस ये प्रेजेंट रहती है। इसमें जो इनिशिएटर प्रोटीन होती है वो होती है ORC16, जिस जो एटीपी का यूटिलाइज करेगी और इस तरह से बाइंड होगी। उसके बाद हेलिकेज आएगा यहाँ पे, और हेलिकेज लोडर, हेलिकेज की लोडिंग होगी, और ये सारे प्रोसेस कौन सी फेज में चल रहा है, सेल साइकिल की G1 फेज में चल रहा है। ओके, क्योंकि जो यूकैरियोट्स के अंदर हेलिकेज की लोडिंग होती है वो कौन सी फेज में होती है, G1 फेज में हो जाती है। लेकिन जो हेलिकेज होता है वो एक्टिवेट कब होता है, जब S फेज में जाएगा तब जाके ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। इसी वजह से मल्टीपल राउंड ऑफ रिप्लिकेशन यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते, क्योंकि G1 फेज में इसमें क्या हो जाएगा, हेलिकेज की लोडिंग हो जाएगी। उसके बाद जीवन के जो साइक्लिन और सीडीके हैं उनको डिग्रेड करवा दिया जाएगा। उसके बाद एस फेज की जो साइक्लिन और सीडीके आएंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये जो हेलिकेज है वो एक्टिवेट होगा। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हेलिकेज है MC M227, और CDT1 CDC6 क्या है, हेलिकेज लोडर है। ये हेलिकेज की लोडिंग करवाएंगे, उसके बाद हेलिकेज लोडर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। फिर एक काइनेज आता है जिसको बोलते हैं DDF4 डिपेंडेंट काइनेज। ओके, तो ये फॉस्फोराइलेट करेगा MCM को। उसके बाद क्या आएगा, ये साइक्लिन्स आएंगे, और कुछ प्रोटीन्स का रिक्रूटमेंट होता है यहाँ पे, जेमिनिन प्रोटीन, CDC45 और DNA पॉलीमरेज अल्फा, ये सारे आते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है,
एक्टिव हेलिकेज कॉम्प्लेक्स, पहले क्या बना था यहाँ पे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जिसमें हेलिकेज की लोडिंग हुई थी G1 फेज में। उसके बाद एक्टिव हेलिकेज कॉम्प्लेक्स क्या होता है, CMG कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, जिसके अंदर CDC45, MCM227 और जिमिनिन प्रोटीन, जीन प्रोटीन। ओके, ये सब अगर इन सारी प्रोटीन्स का रिक्रूटमेंट होता है तो क्या होता है, एक्टिव हेलिकेज कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, डीएनए की अनवाइंडिंग होती है, रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है। और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के फॉर्म में यहाँ आरपीए प्रोटीन आएगी, रेप्लिकेशन प्रोटीन फैक्टर ए। और फिर क्या होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ओके, और पॉलीमरेज स्विचिंग हमें पता है, जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आया था वो प्राइमर का सिंथेसिस करवाएगा, और उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन आके पॉलीमरेज स्विचिंग करवाएगा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करवाता है, और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए का सिंथेसिस करवाता है। ओके, तो उसके बाद ये तो क्या हो गया, इसका इनिशिएशन हो गया यहाँ तक, उसके बाद इलोंगेशन होएगा। उसके बाद जब पूरा डीएनए अगर सिंथेसाइज हो गया तो कुछ जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर एंड पे कुछ टीलोमियर सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है। ओके, तो टीलोमियर सीक्वेंस में क्या होता है, हाँ, जैसे जैसे डिवीजन होता है सेल का, उसमें क्या होती है, वो शॉर्ट होती जाती है टीलोमियर की सीक्वेंस, क्योंकि वहां पे टीलोमियर को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम एब्सेंट रहता है अनदर सोमेटिक सेल्स के अंदर। कुछ स्पेसिफिक सेल होती है जिसके अंदर टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है, लाइक स्टेम सेल, जर्म सेल और कैंसरस सेल। इन सब के अंदर टीलोमरेज प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या करेगा, इस वजह से ये क्या होती है, इमोर्टल सेल होती है, कभी भी ये इनमें मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं रहती। ओके, और ये किसकी वजह से होते हैं, टीलोमरेज एंजाइम की वजह से। और टीलोमरेज एंजाइम एब्सेंट रहता है सोमेटिक सेल में, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, 30 to 40 डिवीजन के बाद हर सेल के अंदर एक लिमिट आती है जिसको बोला जाता है हेफ्लिक लिमिट, और उसके बाद उस सेल को क्या करवा दिया जाता है, अपोप्टोसिस के थ्रू डिग्रेड करवा दिया जाता है। ओके, तो ये टीलोमरेज जो एंजाइम होता है वो किस तरह से टीलोमियर का सिंथेसिस करवाता है और किस तरह से इस जो डीएनए के एंड्स होते हैं उसको मेंटेन करवाता है, उसके बारे में देखते हैं। ओके, और यहाँ पे प्राइमर रिमूवल कौन करवाएगा, आरएनएज एच और फ्लेव एंडोन्यूक्लियस, और ये गैप फिलिंग करवाएगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और डीएनए लाइगेज गैप सीलिंग का काम करवाएगा। ओके, तो टीलोमरेज एंजाइम के बारे में देखते हैं। एंड रिप्लिकेशन प्रॉब्लम, तो एंड रिप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ये यहाँ पे टीलोमियर के सीक्वेंस है, अब इतना तो डीएनए सिंथेसाइज हो गया है, लेकिन इसको सिंथेसाइज करवाने के लिए टीलोमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, जो नॉर्मल सोमेटिक सेल के अंदर एब्सेंट रहता है। ओके, और टीलोमियर क्या है, यहाँ पे टीजी रिच सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी, और 6 बेस पेयर मल्टीपल रिपीटेड सीक्वेंस, TTA, इस तरह से 6 बेस पेयर की रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है माइक्रोसेटेलाइट। ओके, तो जो जिन सेल के अंदर टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो टीलोमरेज क्या है, एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, उसको कोई टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज करवा सकता है। उसके बाद डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ये। ओके, तो इस ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि टीलोमरेज क्या है, तो टीलोमरेज डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस करवा रहा है, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज है ये खुद तो, लेकिन डीएनए से सिंथेसाइज करवा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है। उसके बाद जो ह्यूमंस के अंदर जो टीलोमियर की सीक्वेंस होती है सोमेटिक सेल के अंदर, उसकी सीक्वेंस क्या होती है, AAU CCC, ओके, तो ये इसी सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री होगी। फिर उसके बाद क्या करेगा, टीलोमरेज यहाँ पे काफी सारे इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करवाएगा इस वाले स्टैंड पे। देन उसके बाद क्या होगा, वापस से डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा यहाँ आएगा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आएगा, प्राइमर का सिंथेसिस करवाएगा, और फिर यहाँ पे वापस जो गैप बचा हुआ था ये वाला, इसको फिल कर दिया जाएगा। एंड पे जितना भी गैप वहाँ पे रुका हुआ था उसको फिल करवा दिया जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और अल्फा इसमें प्राइमर की तरह वर्क करेगा। ओके, तो जैसे हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर देखते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह से लूप फॉर्म में रहता है। तो लूप फॉर्म में किस वजह से रहता है, क्योंकि ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम, और कुछ प्रोटीन्स आके यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं जो क्या करती हैं, पोर्ट प्रोटीन है, प्रोटेक्शन प्रोटीन 1 जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, और है टीलोमरेज रिप्लिकेटिव फैक्टर डबल स्टैंडर्ड
ये बाइंडिंग प्रोटीन है। ओके, तो ये प्रोटीन क्या करती है, टीलोमियर को, जो टीलोमियर सीक्वेंस होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इसी वजह से हम लोग देखते हैं जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है इस तरह से लूप फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ओके, तो जिसको क्या बोला जाता है, टी लूप स्ट्रक्चर। ओके, तो ये होती है एंड रिप्लिकेशन प्रॉब्लम और इसको इस तरह से टीलोमरेज रिजोल्व करता है। तो या आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद डीएनए लाइगेज का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। जैसे यहाँ पे कोई निक फॉर्म हो गया डीएनए के अंदर, हमें पता है जैसे ही प्राइमर का रिमूवल होगा वहाँ पे गैप की फीलिंग होगी, उसके बाद थोड़ा सा निक फॉर्म बचा रह जाता है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये 5 प्राइम का फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, तो इस निक की फीलिंग किस तरह से होगी उसके बारे में देखते हैं। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये NAD+ का यूज करता है और यूकैरियोट्स के अंदर ATP का यूज करता है। तो ATP और NADP क्या करेगा, ये उसके बाद क्या करता है, AMP के साथ में बाइंड हो जाता है। ओके, तो AMP के साथ में डीएनए लाइगेज बाइंड होगा और उस तरह से तो AMP का जो सिंगल फॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट, वो क्या करेगा, यहाँ पे आके 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ में बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। वो कौन करवाता है, डीएनए लाइगेज का एक कुछ कंफर्मेशनल चेंज होते हैं और उस वजह से जो 5 प्राइम फॉस्फेट है वो AMP के फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग करेगा। उसके बाद 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और देन इस तरह से वापस से यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएंगे और AMP वापस से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से AMP का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये डीएनए लाइगेज का मैकेनिज्म होता है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। तो टुगेदर विद प्रोटीन्स rRNA प्रोवाइड्स ए साइट फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ऑल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अनब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं, जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो उसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है लेकिन कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है DNA is synthesized in a 5 prime to 3 prime direction, करेक्ट है। उसके बाद while RNA synthesis occur in a 3 prime to 5 prime direction, ऐसा नहीं होता है। RNA और DNA दोनों का ही सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। उसके बाद है एक ट्रांसफर RNA एंटीकोडोन में पेयर विद मोर देन वन कोडोन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वोबेल हाइपोथेसिस के अंदर हम लोग देखते हैं काफी एक एंटीकोडोन के लिए अलग अलग वो कोडोन के साथ कोड कर सकता है, पेयर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नॉट करेक्ट पूछा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू पूछा है, इसमें भी वापस वही सेम क्वेश्चन है उसी तरह से। द कन्फर्मेशन ऑफ राइबोज इन डीएनए इज अल्फा 2 डीऑक्सी डी राइबोफ्यूरेनोल। अगर इस स्टेटमेंट को किसी ने अगर सही से नहीं पढ़ा ध्यान से तो ये रॉन्ग हो सकता था, क्योंकि इसमें क्या दे रखा, सिर्फ इतनी सी बात, इतनी सी मिस्टेक अगर हो गई तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता था। तो अल्फा फॉर्म नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे, बीटा फॉर्म होती है। ओके, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही हमारा नॉट करेक्ट हो गया। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ आरएनए टेक प्लेस अंडर एल्कलाइन कंडीशन अनलाइक डीएनए एज द 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल इन आरएनए एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इन एन इंट्रामोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि डीएनए के अंदर 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे क्या होता है 2 डीऑक्सी शुगर है, तो इसी वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल है, ये करेक्ट है। उसके बाद डीएनए कैन अकर इन डिफरेंट 3 डायमेंशनल फॉर्म, हमें पता है A B Z काफी सारे फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इन डीएनए डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन टू यूरेसिल कैन अकर इन ए नॉन एंजाइमेटिक मैनर। तो जो डीएमिनेशन होता है साइटोसिन का यूरेसिल के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो नॉन एंजाइमेटिक मैनर के अंदर होगा। शायद मैंने कल इसमें क्या बताया था कि साइटोसिन का जो डीएमिनेशन होता है तो यूरेसिल में कन्वर्ट होता है और 5 मिथाइल साइटोसिन का अगर डीएमिनेशन होगा तो वो थायमिन में कन्वर्ट होगा। शायद मैंने इसमें कल रॉन्ग बता दिया था तो उसको कंसीडर कर लेना। डीएमिनेशन अगर साइटोसिन का हो रहा है, नॉर्मल साइटोसिन का डीएमिनेशन होगा तो वो यूरेसिल में कन्वर्ट होगा और 5 मिथाइल साइटोसिन का अगर डीएमिनेशन हो रहा था वो थायमिन में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है
When circular plasmid having a centromere sequence are transformed into yeast cell, they replicate and segregate in each cell division. However, if a linear chromosome is generated by cutting the plasmid at a single site with a restriction endonuclease, the plasmid are quickly lost from the yeast. तो इसमें क्या किया गया, एक सर्कुलर प्लाज्मिड जिसके अंदर सेंट्रोमियर सीक्वेंस थी, जिसको ट्रांसफॉर्म किया गया यीस्ट सेल के अंदर, ओके, और इसको दे replicate and segregate in each cell division. However, if a linear chromosome is generated by cutting the plasmid, प्लाज्मिड को कट किया गया तो लीनियर फ्रेगमेंट जनरेट हुए, उसके बाद एट ए सिंगल साइड विद ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द प्लाज्मिड आर क्विकली लॉस्ट फ्रॉम द यीस्ट, तो यीस्ट से वो प्लाज्मिड क्या हो गया, लॉस हो गया. तो इट इज नोन दैट genes on the plasmid are lost because of instability of the chromosome end. तो क्रोमोसोम एंड पे इंस्टेबिलिटी प्रेजेंट थी, इस वजह से उसमें प्लाज्मिड का लॉस हुआ. तो इसका क्या रीजन हो सकता है, व्हाट कुड बी डन सो एज टू रिस्टोर इट्स स्टेबिलिटी एंड कैन बी इनहेरिटेड. तो ऐसा क्या किया जाए कि इसकी स्टेबिलिटी को वापस से रिस्टोर कर दिया जाए. तो ऑप्शन में देखते हैं, मिथाइलेशन ऑफ एलिनिन रेजिड्यू ऑफ प्लाज्मिड. ऐसा तो मिथाइलेशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि एंड्स पे प्रॉब्लम हो रही है, ओके. उसके बाद कॉम्प्लेक्सिंग द प्लाज्मिड एंड्स विद हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे हिस्टोन प्रोटीन से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. उसके बाद बाय इनकॉर्पोरेटिंग टीलोमियर सीक्वेंस टू द एंड ऑफ प्लाज्मिड, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अगर टीलोमियर सीक्वेंस को प्लाज्मिड के एंड पे इनकॉर्पोरेट करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो सकते हैं. तो ये उसको स्टेबिलिटी वापस से रिस्टोर होगी. ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. उसके बाद बाय इनकॉर्पोरेटिंग एसिटाइलेटेड हिस्टोन, ये कोई मतलब नहीं है. ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज eukaryotic DNA polymerase alpha has tightly associated with प्राइमेज एक्टिविटी बट मॉडरेट प्रोसेसिविटी. तो हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के अंदर प्राइमेज एक्टिविटी तो प्रेजेंट रहती है लेकिन उसकी प्रोसेसिविटी काफी लो होती है, ओके. तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर हाईली प्रोसेसिव बट लैक प्राइमेज एक्टिविटी. तो ये हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा के अंदर हाईली प्रोसेसिव है लेकिन प्राइमेज एक्टिविटी एब्सेंट है. Given below are four statements about leading and lagging strand synthesis in eukaryotes. Which one is true? तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं. बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा. मॉडरेट प्रोसेसिविटी इज एसेंशियल फॉर मेंटेन फाइडेलिटी ऑफ रिप्लिकेशन. ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा नहीं करता, यहाँ पे कौन करवाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करवाता है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और लैगिंग का करवाएगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा. तो ये तो रॉन्ग हो गया. उसके बाद एंटायर लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज्ड बाय दोनों synthesized by epsilon and delta. यूकैरियोटिक replication is primer independent process. ऐसा तो हो ही नहीं सकता, प्राइमर तो वहां पे रिक्वायर होगा. उसके बाद ओनली द लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस नीड्स प्राइमर एंड सिंथेसाइज बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा. नहीं, लेगिंग स्ट्रैंड पे तो काफी सारे प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ साथ लीडिंग स्ट्रैंड पे स्टार्टिंग में तो उसको प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, बाद में वो कंटिन्यूअस मैनर में हो सकता है लेकिन स्टार्टिंग में तो प्राइमर वहां पे रिक्वायर होगा. तो ये भी रॉन्ग हो गया. उसके बाद प्राइमर्स आर बोथ द स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये पता है हमें. उसके बाद फॉलोड बाय पॉलीमरेज स्विचिंग विद एप्सिलॉन एंड डेल्टा. तो अभी हमने देखा था पॉलीमरेज स्विचिंग होती है, पॉलीमरेज अल्फा को वहां से हटाया जाएगा और एप्सिलॉन और डेल्टा वहां पे आ जाएंगे. तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statements about DNA replication is incorrect? तो incorrect पूछा है इसमें. During DNA replication, when adjacent bidirectional fork converts, the lagging strand will meet the leading strand of the same template स्टैंड. ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अगर एडजेसेंट बाय डायरेक्शनल फोर्क में हो रहा है तो वहां लेगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड एक दूसरे से मीट हो सकती है, ओके. उसके बाद मिस पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड एट 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड ट्रिगर द 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रोफरेटिंग एक्टिविटी. ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अगर यहाँ पे मिस पेयर्ड अगर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आ गए तो
3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है। उसके बाद डीएनए रिप्लिकेशन इन्वॉल्व ए आरएनए डीएनए काइमेरिक मॉलिक्यूल, ये भी पता है क्योंकि प्राइमर का सिंथेसिस होगा तो डीएनए आरएनए का काइमेरिक फॉर्म होगा। उसके बाद इनेट रिप्लिकेशन बबल मूविंग बाय डायरेक्शनली द सेम पेरेंटल स्ट्रैंड कैन नॉट सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर बोथ द लेगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड। ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज कैन नॉट आ गया यहाँ पे, क्योंकि बाई डायरेक्शनली अगर स्टार्ट हो रहा है इस तरह से तो एक सेम पेरेंटल स्ट्रैंड लेगिंग की तरह भी वर्क करती है, और हमें पता है सेम पेरेंटल स्ट्रैंड वहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड की तरह भी वर्क करती है। जैसे हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे जिस तरह जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो इधर वाली स्ट्रैंड क्या कर रही थी, लेगिंग स्ट्रैंड की तरह, और इधर वाली लीडिंग स्ट्रैंड। तो एक सेम पेरेंटल स्ट्रैंड लीडिंग और लेगिंग स्ट्रैंड दोनों की तरह वर्क कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट है, although ribonucleotide triphosphate (RNTP) are present at approximately 10-fold higher concentration than deoxyribonucleotide triphosphate, तो डीएनए से ज्यादा आरएनए प्रेजेंट रहता है in the cell, okay, but they are incorporated into DNA at the rate that is more than 1000 fold lower than DNTPs. This is because, तो ऐसा किस वजह से होता है? So डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डीएनटीपी एंड आरएनटीपी, ऐसा नहीं होता। डीएनए पॉलीमरेज एफिशिएंटली से डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है आरएनटीपी और डीएनटीपी में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ये भी कैन नॉट बोल रहा है और ये भी कैन नॉट बोल रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज एफिशिएंटली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन आरएनटीपी एंड डीएनटीपी बिकॉज इट्स न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट कैन नॉट एकोमोडेट ए 2' हाइड्रोक्सिल ऑन द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए के अंदर जो आरएनए के अंदर 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो उसकी बाइंडिंग पॉकेट के अंदर अच्छे से एकोमोडेट नहीं हो सकता है, तो इस वजह से डीएनए पॉलीमरेज एफिशिएंटली उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, you have labeled DNA in a bacterium by growing cell in medium containing either N14 nitrogen or having heavier isotope N15। तो ये मिजेल्सन एंड स्टोल के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है, हमने देखा था। Furthermore, you have isolated pure DNA from these organisms and subjected it to cesium chloride density gradient centrifugation, leading to their separation of light and heavy form of DNA to different location in the centrifuge tube. Okay. In the experiment, bacteria were grown first in medium containing N15 so that all the DNA made by cell will be in heavy form. Then these cells were transformed to medium containing N14, allowed to cell divide. One generation DNA were extracted and then centrifuged as above in cesium chloride density. A hybrid DNA band was observed. जहाँ पे हाइब्रिड डीएनए का बैंड ऑब्जर्व हो गया, इट मीन्स क्या होगा, वहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ है। ओके, तो हाइब्रिड डीएनए वाज ऑब्जर्व्ड एट ए पोजीशन लोकेशन located between the equidistant from the N15 and N14 DNA bands. Based on the above observation, which one of the following conclusion is correct? तो क्या होगा करेक्ट, यहाँ पे हाइब्रिड अगर डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो डीएनए रिप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन की लेंथ को देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछा था, डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। तो यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए दे रखा था इसलिए सेमी कंजर्वेटिव हुआ था। अगर यहाँ पे अलग अलग से आ गया कि दोनों स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड लाइट फॉर्म हो रही थी, अलग से दोनों हेवी फॉर्म हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, कंजर्वेटिव मोड में होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, it takes 40 minutes for a typical E. coli cell to completely replicate its chromosome. Simultaneous to the ongoing replication, 20 minutes of a fresh round of replication is completed before the cell divides. तो हमें पता ओवरलैपिंग होती है, इस वजह से वो 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा डीएनए का रिप्लिकेशन इन ई कोलाई या बैक्टीरिया के अंदर। So what would be the generation time of E. coli growing at 37 degree in complex medium? तो जनरेशन टाइम मीन्स उसका जो कंप्लीट जीनोम है वो कितनी टाइम में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो 20 मिनट के अंदर अगर वो रिप्लिकेशन हो रहा है उसका कंप्लीट साइमल्टेनियसली, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। देन नेक्स्ट है, as topoisomerase plays an important role
during replication, a large number of anti-cancer drugs have been developed that inhibit the activity of these enzymes. Okay, तो टोपोआइसोमरेजेस क्या करते हैं, रिप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, और कुछ एंटी कैंसरस ड्रग जो डेवलप की गई वो क्या करती हैं, टोपोआइसोमरेज को अगर इनहिबिट कर देगी तो रिप्लिकेशन वहां होगा ही नहीं, और अगर रिप्लिकेशन नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड नहीं होगा, सेल का डिवीजन भी नहीं होगा. तो सेल के डिवीजन को, सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, कुछ ड्रग्स ऐसी डेवलप की जाती हैं जो टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट कर सके. लेकिन उन ड्रग की एक डिसएडवांटेज ये होता है कि वो ड्रग सिर्फ जो कैंसरस सेल है उनको ही इनहिबिट नहीं करती, जबकि उसके आसपास की जो नॉर्मल सेल है उनको भी अफेक्ट करती है. ओके, तो इसके बारे में देखते हैं. दिस एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम inhibit the activity of these enzymes. Which of the following statement is not true about topoisomerase as a potential anti-cancerous drug target? तो not true पूछा है इसमें. As cancer cells are rapidly growing cell, they usually contain higher level of topoisomerase. बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद the transient DNA breaks created by topoisomerase are usually converted to permanent break in the genome in the presence of topoisomerase targeted drug. परमानेंट ब्रेक कॉज होगा वहां पे, ये भी करेक्ट है. उसके बाद एज कैंसर सेल ऑफन हैव इम्पेयर्ड डीएनए रिपेयर पाथवे, दे आर मोर ससेप्टेबल टुवर्ड टोपोइसोमरेज टारगेटेड ड्रग. उसके बाद है द ड्रग विच स्पेसिफिकली टारगेट टोपोइसोमरेज यूजुअली डू नॉट अफेक्ट नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल. ऐसा नहीं होगा, वो फास्ट जो नॉर्मली फास्ट ग्रोइंग सेल होगी पास में उनको भी अफेक्ट करती हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा है और इसमें डू नॉट अफेक्ट बोला है. तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. और एज कैंसर सेल्स ऑफन हैव इम्पेयर्ड डीएनए रिपेयर पाथवे, दे आर मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स टोपोइसोमरेज टारगेटेड ड्रग. ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कैंसर सेल के अंदर कोई डीएनए रिपेयर पाथवे प्रेजेंट नहीं रहता है. तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है telomerase, a protein RNA complex, has a special reverse transcriptase activity that complete replication of telomeres during DNA synthesis. Although it has many properties similar to DNA polymerases, some of them are also different. Which one of the following properties of telomerase is different from that of DNA polymerase? तो telomerase के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जो DNA polymerase से डिफर करती है इसको? तो टीलोमरेज रिक्वायर ए टेम्पलेट टू डायरेक्ट द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टीलोमेयर के अंदर तो टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती. उसके बाद टीलोमरेज कैन ओनली एक्सटेंड ए 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए. ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टीलोमरेज सिर्फ 3 प्राइम एंड को ही एक्सटेंड करता है. उसके बाद टीलोमरेज डज नॉट कैरी आउट लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस. टीलोमरेज एक्ट इन ए प्रोसेसिव मैनर. प्रोसेसिव मैनर में तो डीएनए पॉलीमरेज भी करता है. ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है telomerase, a RNA protein complex which complete the replication of telomere during DNA synthesis is a specialized. तो ये क्या है, DNA डिपेंडेंट, सॉरी RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा. RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. उसमें शायद मैंने रॉन्ग लिख दिया होगा, शायद उसमें DNA पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लिखा था. वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि आरएनए की स्ट्रैंड को यूज करके डीएनए का सिंथेसाइज करवा रहा था, इसलिए डीएनए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो, वहां पे करेक्ट कर लेना. उसके बाद नेक्स्ट है two experiments were performed. In the first one, Okazaki fragments were prepared from a replicating cell of E. coli grown in the presence of P32. ये एक रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट है. In the other, two strands of E. coli chromosome were separated into heavy strand and light strand, immobilized onto a nitrocellulose membrane and hybridized with the Okazaki fragment prepared in the first experiment. Which one of the following option is correctly describe the observation? तो यही वही कॉन्सेप्ट है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन का. तो इसमें जो हैवी और लाइट चेन है उन दोनों के अंदर ही हमें क्या दिखेगी, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, दोनों के साथ ही हाइब्रिडाइज हो सकते हैं. ओके, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रैंड वहां पेरेंट होगी और एक वाली स्ट्रैंड क्या होगी, डॉटर स्ट्रैंड होगी.
तो सबके अंदर पेरेंट स्ट्रैंड तो आ ही रही है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स विल हाइब्रिडाइज टू ओनली हेवी स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स विल हाइब्रिडाइज टू ओनली लाइट स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स विल हाइब्रिडाइज विद बोथ हेवी एंड लाइट स्ट्रैंड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। Next, in eukaryotic replication, priming of DNA synthesis and removal of RNA primer is catalyzed by। तो प्राइमिंग कौन करवाता है यूकेरियोट के अंदर, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और रिमूव कौन करवाता है आरएनए प्राइमर को, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस या आरएनएच। तो पीसीएनए रिंग तो होगा ही नहीं, पीसीएनए नहीं होगा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा क्या करवाता है, रिप्लिकेट वो प्राइमर का सिंथेसिस करवाता है, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करवाता है, प्राइमर का सिंथेसिस करवाएगा, और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस क्या कराएगा, प्राइमर को रिमूव करवाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, in E. coli through DNA polymerase first play an essential role in the replication process. It is not major polymerase. Instead, the enzyme responsible for advancement of replication fork is polymerase third। ये हमें पता है क्योंकि मेजर रिप्लिकेटिव एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए polymerase third। From the four DNA structures given below, students made several interpretations about the short arm being extended by DNA polymerase first and second। तो ये सारे दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा पॉलीमरेज इसको एक्सटेंड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3' फॉस्फेट ग्रुप, 3' फॉस्फेट ग्रुप तो कहीं प्रेजेंट ही नहीं रहता है, ये नहीं होगा। उसके बाद 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रखा है, लेकिन वापस से 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दे रखा है, ऐसी कंडीशन तो कहीं नहीं होती है। उसके बाद क्या है, 5' फॉस्फेट ग्रुप, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सी वाला यहाँ पे सी वाले को एक्सटेंड कर सकता है अगर यहाँ पे कोई स्ट्रैंड कोई प्राइमर प्रेजेंट हो तो, ओके। अगर यहाँ पे कोई प्राइमर प्रेजेंट नहीं होगा तो आगे एक्सटेंशन कोई भी एंजाइम, चाहे वो पॉलीमरेज फर्स्ट हो चाहे थर्ड हो, वो एक्सटेंड नहीं करवा सकता। तो इसमें क्या है, विच ऑफ वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन रिटन बिलो इज करेक्ट। तो इसमें क्या है, ए विल बी एक्सटेंडेड बाय पॉलीमरेज थर्ड, ए तो किसी से एक्सटेंड नहीं होगा। नाइदर बी नॉर सी विल बी एक्सटेंडेड बाय आइदर पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनके अंदर किसी के भी अंदर प्राइमर प्रेजेंट नहीं है, और जब तक प्राइमर प्रेजेंट नहीं रहेगा कोई भी एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। Next question is, in all organisms, it is critical that replication initiation be tightly controlled to ensure that chromosome number and cell number remain approximately balanced. Okay, ये हमें पता है। उसके बाद given below are several statement regarding regulation of replication। तो replication का regulation E. coli के अंदर किस तरह से होता है, hemimethylation and sequestration of origin of replication, C by a protein called SEC prevent initiation of replication। ये हमें पता है हेमीमिथाइलेटेड फॉर्म के अंदर रहेगा जब तक कि SEC प्रोटीन प्रेजेंट रहेगी, करेक्ट है। उसके बाद ए वायबिलिटी ऑफ डीएनए ए प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ replication। उसके बाद है the ratio of ADP to ATP is important as high level of ADP is required for initiation of replication। तो the viability of DNA, ये तो इनिशिएटर प्रोटीन है, ये तो रिक्वायरमेंट होगी, ये भी करेक्ट है। उसके बाद इसमें क्या बोला है, ADP टू ATP का रेशियो इम्पोर्टेंट है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ATP टू ADP का जो रेशियो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है इनिशिएशन के लिए, ना कि एडीपी की। तो सी तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ HDA प्रोटीन बाय स्लाइडिंग क्लैम्प इनिबिट एटीपी हाइड्रोलाइसिस रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ रिप्लिकेशन। तो HDA प्रोटीन तो क्या कर रही थी, हाइड्रोलाइसिस करवा रही थी, उसको इनिबिट नहीं करवा रही थी, जबकि एटीपी का एडिशन करवा रही थी, एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करवा रही थी डीएनए ए प्रोटीन के अंदर। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउ स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू कौन कौन से हो जाएंगे, सी और डी दोनों ही क्या है हमारे नॉट ट्रू है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है, E. coli DNA ligase catalyzes formation of a phosphodiester bond between the adjoining 3' hydroxyl and 5' phosphoryl ends of DNA duplexes। तो DNA ligase के बारे में दिया हुआ है। तो the energetic need for this reaction is met by the hydrolysis of NAD plus and NMN plus and AMP in 3-step reaction। Okay,
फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर बीइंग मेड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो चाहे वो बैक्टीरिया की का डीएनए लाइगेज हो, चाहे वो यूकेरियोट का डीएनए लाइगेज हो, उसके अंदर एज ए कोफैक्टर एनएडी प्लस यूज हो सकता है बैक्टीरिया के अंदर, और कोफैक्टर एटीपी यूज हो सकता है, लेकिन जो डीएनए लाइगेज जो बाइंड होगा वो सिर्फ किसके साथ बाइंड होगा, एएमपी के साथ में, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकेरियोट हो। ओके, तो AMP is linked to 5 prime phosphoryl end of the nicked DNA, ये तो सेकंड स्टेप थी। उसके बाद adenylyl group of NAD plus is transferred to the epsilon group of lysine in DNA ligase to form the phosphoamide adduct। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। सबसे पहले एडिनाइलाइल ग्रुप जो NAD प्लस का था वो ट्रांसफर होगा एप्सिलॉन ग्रुप ऑफ लाइसिन, जो लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है डीएनए लाइगेज के अंदर, उसके साथ में ये ट्रांसफर होगा। उसके बाद क्या होगा, डीएनए लाइगेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑनटू द फॉस्फेट एंड रिलीज एएमपी। ये लास्ट वाली स्टेप थी। तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे आ रहा है, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट ई कोलाई टेक्स 40 मिनट, ये सेम वही क्वेश्चन था, उसी टाइप्स का क्वेश्चन है। ई कोलाई टेक्स 40 मिनट टू डुप्लीकेट इट्स जीनोम यूजिंग बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ replication। If E. coli were to use unidirectional mode of replication to synthesize a full copy of DNA complementary to just one of the strand of the genome, अगर वन स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रही है और वो भी यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में, तो एक स्ट्रैंड को यहाँ बाई डायरेक्शनली इसको 40 मिनट लग रहे थे, और वन स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रही है यूनिडायरेक्शनली कर रही है, तो वहां पे कोई ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, उसका जस्ट डबल 80 मिनट्स लग जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, सो ये सारे क्वेश्चंस थे रिप्लिकेशन से रिलेटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये क्वेश्चंस थे जून 2015 से लेके दिसंबर 2019, और इसमें एक क्वेश्चन मेघालय, जो असम और मेघालय के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे उनसे रिलेटेड भी हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस दिसंबर 2019 के हैं वो मैंने पहले ही करवा दिए थे, वो मैंने यहाँ पे कंबाइन नहीं किए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको भी चेक कर लेना। ओके, सो थैंक यू।